लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द, इसमें लिखना है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या लिखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म interact with other living organism। किया बच्चा याद रखिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शन में एक दूसरे से मतलब रखेगा, मतलब रखना एक दूसरे से, यही चीज इसमें इंटरेक्शन में देखी। अब जैसे एग्जांपल में सेल, एक सेल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है, एक टिश्यू दूसरी टिश्यू से इंटरेक्ट करता है, एक सेल ऑर्गेनिज्म दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है। इसमें एग्जांपल लिखिए, इंटरेक्शन between two cells, comma two organisms, comma two tissues, comma two tissues and two type of animals, and two type of animals, फुल स्टॉप। फिर लिखिए, interaction is the defining feature of living being। Interaction is the defining feature of living being। इंटरेक्शन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, यानी इंटरेक्शन जो होता है वो लिविंग बीइंग का 100% डिफाइनिंग है। और कौन सी डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म। दूसरी डिफाइनिंग क्या है, ग्रोथ, वो भी इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक नहीं। तीसरी डिफाइनिंग क्या है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है, तो हमने लिखा रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते फिर भी लिविंग है। लाइफ स्पैन जब लिविंग होगा तो फिर लाइफ स्पैन भी होगा। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात हमारी चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज कॉन्शियसनेस। तो नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है बताओ? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को, इन्वायरमेंट के चेंजेस को परसीव करना, यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के कंडीशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म महसूस करता है, उसके हिसाब से अपनी बॉडी में चेंज लाता है। इसको कहते हैं हम लोग, अब वो एडॉप्टेशन हो या कोई भी चेंज उसके अंदर हो, तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों ही लोग जो है वो चेंजेस लाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। कैसे लाते हैं? इन्वायरमेंटल चेंजेस के इफेक्ट से लाते हैं, टेम्परेचर से लाते हैं, विंड से लाते हैं। तो आप देखिए, अगर हार्श कंडीशन में है प्लांट,
जीरो फिटिंग कंडीशन में है तो उसकी बॉडी में चेंज आ जाएगा, उसकी लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी जो स्टेम है वो फ्लैटेंड हो जाएगा, सकुलेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के चेंजेस को करना कैसे, परसीव करके, इन्वायरमेंटल चेंजेस को महसूस करके करना, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें लिखिए डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन perceived by different environmental condition perceived by living organism this property perceived by living organism full stop this property of living organism is called consciousness, is called consciousness, is called consciousness। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन से, consciousness is the defining feature of living beings, ठीक। अब इसके बाद एक फीचर और होता है, देखिए ये बहुत हाई फाई फीचर है, ये वाला जो पढ़ने जाना, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस में और कॉन्शियसनेस में फर्क देखना। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसी में लिखिएगा सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, अब इस टाइम आप पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा जो माइंड के दो हिस्से होते हैं ना, एक सब कॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड जो है हमारा काम कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्योंकि रात के 3 बजे तक भी जो है वो नींद नहीं आई, फिर हमने छोटी सी गोली नींद की खा ली और नींद की गोली खाने से क्या हुआ कि 7:30 बजे आंख खुली और भी पूरी तरीके से हमारा माइंड ही काम कर रहा है, जैसे बंद हो गया। वो आपको लग रहा है ना, इसको लग रहा है। तो दो तरीके के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियसनेस माइंड, सब कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस माइंड जो होता है वो हम जब आप जगते रहेंगे तो काम करेंगे, जब आप सो जाएंगे तो काम करना बंद कर देंगे। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है, वो इसी से सपने वगैरह आते हैं। तो जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड को शांत करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए लेते हैं। क्योंकि जो माइंड में उथल पुथल चलती रहती है हर वक्त, जैसे ऑलवेज थिंकिंग, कुछ लोग होते हैं हर वक्त सोचते रहते हैं। तो सोचना तो इंटेलेक्चुअल्स की पहचान है, लेकिन फालतू की चीजें सोचते रहना, इधर उधर बस चलते ही रहना, कोई डायरेक्शन ना होना, तो वो जो है एक डिजीज कहलाता है, उसको कहते हैं हम लोग एंजाइटी। तो एंजाइटी में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो हमारा अगर आराम करता है तो हमको ज्यादा आराम होता है। कॉन्शियस माइंड के तो कोई इशू नहीं है, वो तो जब रखते रहेंगे तो काम करेंगे। तो इसी तरीके से सेल्फ कॉन्शियसनेस एक चीज होती है। इसमें कॉन्शियसनेस क्या देखा हमने ये देखा बाहर के स्टिमुलस को लिया, इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब जब हम सो रहे होंगे तो भी बाहर के स्टिमुलस को लेंगे, और
और जग रहे होंगे तो भी बाहर निकलेंगे, यानी बाहर के स्टिमुलस को सबकॉन्शियस माइंड लेता है। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के स्टिमुलस को भी महसूस करें, अपनी खुद की बॉडी के स्टिमुलस को महसूस करें, जैसे कहीं दर्द है उसको महसूस करें, कहीं कोई इंजरी है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ अच्छा है उसको महसूस करें, तो अपनी बॉडी के फीलिंग्स को, उसके इंपल्सेस को महसूस करना ये बहुत एडवांस चीज होती है और ये कहलाती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो अपनी ही बॉडी के एनवायरमेंटल फैक्टर को महसूस करना ठीक है और कॉन्शियसनेस आ गई, लेकिन अपनी ही बॉडी के को महसूस करना इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स जो होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल इसका एक ही है, मैन। उसी के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अपनी ही बॉडी के फीलिंग्स को समझना, अपनी ही बॉडी की प्रॉपर्टी को समझना और उसके हिसाब से चेंजेस लाना, अपनी बॉडी के रिएक्शंस को समझना, ये इसी के बस की बात है। तो लिखिए सेल्फ कॉन्शियसनेस। Perception of impulses, perception of impulses of self body, self body, of self body, self body, comma, internal body, comma, self-regulating interactions, comma, self-regulating interactions, regulating interaction is called self-consciousness. एग्जाम्पल मैन। तो केवल मैन में इतनी सुपर पावर है, इसको कहते हैं लोग सुपर पावर, तो जो वो महसूस कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग ने डिफाइनिंग फीचर में क्या क्या पढ़ा। 100% डिफाइनिंग फीचर होगा तो ही इसको डिफाइनिंग कहेंगे, ग्रोथ को डिफाइनिंग नहीं कहेंगे। हाँ, ग्रोथ के साथ, ग्रोथ में अगर वो कह रहे हैं इंटरनल ग्रोथ तो डिफाइनिंग है, लेकिन एज ए होल पूरी ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है, एज ए होल पूरा रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं है। हाँ, एज ए होल कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग है, कोई एक्सेप्शन नहीं। एज ए होल मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है, कोई एक्सेप्शन नहीं। एज ए होल इंटरेक्शन डिफाइनिंग है, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो कुछ बिना एक्सेप्शन वाले को ही हम लोग डिफाइनिंग के नाम से जानते हैं, बाकी सारे जो हैं वो नॉन डिफाइनिंग। तो बात समझ में, एक होता है डिफाइनिंग, होता है नॉन डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में आपको 2 पन्ने मिले हुए हैं, इसमें खूब अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है। अब इसको एक नज़र बस सरसरी नज़र से जो हमने आपको बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है कि ग्रोथ क्यों नहीं पूरी डिफाइनिंग है। अब किसी प्लास्टर की पपड़ी बन के निकल रही है, उसकी वॉल थोड़ी पूरी फूल रही है, उसका तो बाहरी पार्ट फूल के निकल रहा है। अक्सर पुट्टी वगैरह आप कराइए सीलन से, उसमें निकलती है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ है। पूरी बॉडी एज ए होल बॉडी पूरी ग्रो करे, जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है, जैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से सेल डिवाइड कर करके ग्रो करता है, वैसी ग्रोथ तो नहीं। तो अगर वैसी ग्रोथ नहीं है तो फिर उसको हम लोग ट्रू ग्रोथ, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, एक टॉपिक है इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, प्लांट का क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन एक प्लांट का एक एनिमल का है। तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को डिफरेंट टाइप के जेनरा में, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज में, डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया। बांटा इसीलिए गया है क्योंकि इसके स्टडी को हम आसान बना सके, इसलिए बढ़ा। तो इसमें पहला वर्ड आता है उसे कहते हैं हम लोग टैक्सॉन। ये क्या है? और इसका जो प्लूरल है वो है टैक्सा। ये क्या हो? टैक्सॉन किसको कहते हैं? तो टैक्सॉन के बारे में आप समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा यही वर्ड यूज होता है, टैक्सॉन। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो कोई भी डिग्री क्लासिफिकेशन की, जैसे किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसकी स्पीसीज, उसकी जीनस, है ना, उसका ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम सभी कुछ करते हैं। तो कुछ भी स्पीसीज भी टैक्सॉन, जीनस भी टैक्सॉन, ऑर्डर, फैमिली सब टैक्सॉन। तो एनी लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सॉन। तो इसमें हमें लिखना है एनी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, any level of classification is called taxon. Like, या एग्जाम्पल करके लिख लीजिए, लाइक एग्जाम्पल जीनस हो, फैमिली हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, हाँ और क्या, फाइलम, कुछ भी हो, किंगडम हो, किंगडम भी हो वो भी। तो फाइलम, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम कुछ भी हो सब टैक्सॉन। तो इस चीज को इन्होंने आपके यहाँ समझाया होगा, ठीक। उसके बाद दूसरी बात क्या बताइए? दूसरी बात बताइए कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग, उसके नाम अगर लिखेंगे तो उसके दो टुकड़े में नाम लिखेंगे, उसे कहते हैं बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन। अब ये बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दैट इज द बायोनॉमियल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं। तो एवरी organism have two epithet, so कहते हैं epithet, one is generic epithet and another is specific epithet. So one is generic epithet and
स्पेसिफिक एपिथेट। दो तरीके के एपिथेट होते हैं। अब जैसे हमारा नाम है होमो सैपियंस, यह मैंगो का नाम है। मैंगो का नाम बताइए। मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका जब हम लिखेंगे तो जीनस पहले लिखेंगे, मैंगीफेरा इंडिका स्पीसीज है, तो जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जीनस और स्पीसीज के बीच में गैप होगा, और स्पीसीज का जो पहला लेटर है वो स्मॉल लेटर। ठीक, अगर आप टाइप कर रहे हैं तो इसको ऑब्लिक करके टाइप करिए। अगर आप ऐसे हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो दोनों को अंडरलाइन करिए। ये रूल है बायोग्राफिकल के, ये रूल है कि अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर आपको करना पड़ेगा, ना रूल गलत हो जाएगा। और अगर आप जो है उसको कंप्यूटर से या टाइपिंग मशीन से टाइप कर रहे हैं तो इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखिए पहला पॉइंट, इसको लिखने के बाद फर्स्ट, इसके लिखने के बाद लिखना फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज is in small alphabet, is in small alphabet, and first letter of genus is in capital letter, is in capital letter। आप सब गायब हो गए, यही रहना जो रेगुलर है वो सब लिखा है कैपिटल लेटर। ठीक है, अब क्या इनके बीच जीनस और स्पीसीज के बीच स्पेस होना चाहिए, तो लिखिए देयर इज ए स्पेस इन बिटवीन, there is a space in between genus in between genus and species, genus and species। ये थी बात इसके अंदर। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर लिखिए नेक्स्ट हैंड रिटन ऑफ genus and species must be underlined, must be underlined separately, must be underlined separately, whereas if typed or computer typing, if typed, typed, typed or computer typed shall in
oblique, shell in oblique and do not have underlined property. Do not have underlined property. Do not have underlined property. तो अगर कंप्यूटर से टाइप करेंगे तो फिर हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, और अगर कंप्यूटर से टाइप नहीं करेंगे तो फिर इसको अंडरलाइन। तो दो फीचर्स के तीन फीचर हम लोग ने देखे। इसके अलावा एक बात और होती है, ये न्यूज में भी जल्दी पूछा गया, जैसे किसी का नाम लिखा आपने मैंगीफेरा इंडिका, जैसे आम का ही नाम है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें जिस साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया है उसका नाम भी लिखा है लिन, यानी लिनियस ने इसको क्लासिफाई किया। तो सेम चीज क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंगीफेरा इंडिका का पूरा नाम क्या है, तो ये नाम पूरा नहीं है, ये नाम पूरा है, यानी जिसने इसको क्लासिफाई किया उसका नाम भी आगे छोटे में लिनियस है, तो लिन है। तो ये जो है मोस्ट करेक्ट है, लिखिए इसमें, ये नोट करने के बाद The name of the scientist who classified put after specific epithet. Put after specific epithet. Specific epithet. तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक को दिया, यही एग्जैक्ट उन्होंने अभी 3 साल पहले दी थी। लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन, इसको आपको याद रखना है। हाँ, लीनियस ही तो मेन थे। लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कितनी किताब लिखी, 6 किताब, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते। लीनियस इज जीनियस, ये इंग्लिश में कहा जाता है कि लीनियस इज जीनियस। तो लीनियस के इतना दिमाग तो किसी पर था ही नहीं उस जमाने में, क्योंकि खाली टैक्सोनॉमी जो हमारे यहाँ एक चैप्टर है उसको पढ़ने में हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत बोरिंग होता है। प्लांट का हो, एनिमल का तो समझ में आता है कि किसी की पूंछ नहीं है, किसी की पूंछ है, वाह वाह याद हो गया। प्लांट में क्या, प्लांट में मार्फोलॉजी होगी और सब पत्ती एक जैसी दिखती है, सब फूल एक जैसे दिखता है, डाल वाल सब एक ही जैसी तो दिखती है, वो भी मार्फोलॉजी की बेसिस। तो उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया और एनिमल का भी किया। तो उन्होंने 6 किताबें लिखी, एक तो नहीं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, वो हमारा टॉपिक है। उनका नाम था ओरिजिनल में कार्ल वॉन लिनी, कार्ल वॉन लिनी नाम था। तो उन्होंने क्योंकि सारे लैटिन में
क्लासिफिकेशन किए, लैटिन में सारी चीजों को बताया। तो लोगों ने उनसे कहा कि सब कुछ तो अपने सबके नाम तो लैटिन में लिख दिए, लेकिन अपना नाम नहीं बदला। तो उन्होंने अपना नाम भी बदला, उन्होंने अपना नाम बदल के कर दिया कैरोलस लीनियस, जो कि उनका नाम कैरोलस लीनियस नहीं था, उनका नाम था कार्ल वान लिनी, कार्ल वान लिनी। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये, और कैरोलस लीनियस नाम था उनका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के नाम से कौन जानता? हाँ, इनके बारे में तो जानिए, तब तो मजा आएगा। पता नहीं कितना दिमाग इन लोगों के पास था, कितना दिमाग इनके पास था कि ये 6 बुक लिख डाला, और वो भी क्लासिफिकेशन पे अकेले। पता नहीं क्या इन्होंने देखा प्लांट के अंदर जो किसी और को नहीं दिखा, तभी तो इनको दिखा, इन्होंने सब लिख डाला। तो कैरोलस लीनियस, हेडिंग डालने के बाद आप लिखिए इसके नीचे, ही वाज ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। He was a father of taxonomy. What is the taxonomy? Classification. The branch in which the classification will occurs. तो लिखिए father of taxonomy, लिखा। फिर लिखिए taxonomy is the branch, next line से लिखा, taxonomy is the branch in which taxonomy is the branch in which classification of different type of animals and plants to facilitate study will occur. To facilitate study will occur. टैक्सोनॉमी। ठीक, इसके बाद एक वर्ड और भी यूज किया टैक्सोनॉमी के बाद, उसको कहा सिस्टमेटिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है इसमें, हेडिंग का एक लाइन है, उसको कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। ये सिस्टेमैटिक्स वर्ड किसने यूज किया था? लीनियस। लिखिए इन दिस ब्रांच we will study the classification and systematic arrangement of plant. तो सिस्टमेटिक वर्ड कहाँ मिला हम लोगों को? टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस जो थे वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। अब लिखिए द ओरिजिनल नेम ऑफ कैरोलस लीनियस इज कार्ल वॉन लिनी। The original name of Carolus Linnaeus is Carl von Linné।
कार्ल वॉन लीनिंग का नाम था, इन्होंने अपना नाम खुद ही बदल दिया। तो ये इतनी बात हो गई। उसके बाद फिर जो है इनका जो क्लासिफिकेशन था लीनियस का, ये थोड़ा वीक टाइप का था। वीक मतलब सिर्फ प्लांट की मार्फोलॉजी को देखा है इन्होंने, इंटरनल स्ट्रक्चर को, प्लांट के ट्रांसफर सेक्शन को माइक्रोस्कोप से देख के नहीं पढ़ पाए, क्योंकि माइक्रोस्कोप उस टाइम था। तो प्लांट की मार्फोलॉजी को समझा, प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझा। किसी में देखा एक एंथर है, किसी में देखा 2 एंथर है, किसी में देखा 3 एंथर है। तो एक एंथर को लग दिया मोनोएंड्रिया, क्लासिफिकेशन हो गई। 2 एंथर वाले फ्लावर को ढूंढा, कहा डायएंड्रिया। 3 एंथर वाले फ्लावर को ढूंढा, कहा ट्राइएंड्रिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, देखने में जो देखा, देखने में जो उनको दिखा, उस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और उस बेसिस पे इन्होंने डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स को बनाया। तो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कैरोलस लीनियस, classification of Carolus Linnaeus is based on external or morphological characters, external or morphological characters, फुल स्टॉप। फिर लिखिए he divided different type of groups, he divided different type of groups such as मोनोएंड्रिया। दूसरा ब्रैकेट में लिखिए 1 एंथर। दूसरा है डायएंड्रिया, इसमें लिखिए 2 एंथर। तीसरा लिखिए ट्राइएंड्रिया, इसमें लिखिए 3 एंथर। तो मोनोएंड्रिया 1 एंथर, डायएंड्रिया 2 एंथर और टेट्राएंड्रिया इसमें कितने एंथर हो गए? 4 एंथर। तो डिफरेंट टाइप के एंथर्स का नंबर काउंट करके डिफरेंट टाइप के ग्रुप बना लिए, सिर्फ बाहर के देखने वाले। अब अंदर उसका ट्रांसफर सेक्शन काटो, जैसे हम लोग ने अंदर काटा, फिर एंथर की वॉल देखी, वॉल का ऑर्डर देखा, स्पोरोजीनस सेल देखी, सब देखा, वो सब कुछ नहीं। उस टाइम ना माइक्रोस्कोप था, ना कुछ था, इतनी ज्यादा स्टडी हो ही नहीं पाती थी। अब क्योंकि साइंटिस्ट थे तो इनके दिमाग में बस रिसर्च घूमती रहती थी। साइंटिस्ट भी सोचते बहुत ज्यादा है, और सोचने को, साइंटिस्ट के सोचने को या किसी नॉलेजेबल पर्सन के सोचने को हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे हमने ये सोचा कि आने वाले टाइम में हम लोग की जो बॉडी है उसमें एक स्पेशल टाइप की चिप हो, वो चिप जो होगी वो बायो से और केमिस्ट्री से बनी होगी, और उस चिप से हर पर्सन की आइडेंटिटी होगी। तो डिफरेंट टाइप के कार्ड को, डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट को, डिफरेंट टाइप के कुछ भी नहीं करना होगा। आपकी बॉडी, जैसे ही आपको पैसा लेना है, स्कैन करना है, आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा और कोई भी काम करना पड़ेगा, तो आपकी बॉडी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करके हर बॉडी में एक विंडो होगा, तो काम करके आपके चीजों को निकालेगी। तो ये हाइपोथेसिस हो जाएगी तब जब किसी साइंटिस्ट ने इसको किया। कभी कभी हाइपोथेसिस ही रह जाती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर ही नहीं पाते।
तो हाइपोथेसिस में होता है कुछ, अब बड़े साइंटिस्ट अगर हैं तो उनकी हाइपोथेसिस भी एक लगती है कि ये कुल ना कुल मिला के ही होगी सच्ची। जैसे आइंस्टीन ने जो सोचा था कि पैकेट्स ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लाइट गिरती है, लाइट को रेडिएशन लोग मानते थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो बंडल एनर्जी के। तो लोगों ने पूछा कि बंडल कब हमने देख लिया, तो उन्होंने कहा बंडल ही होते हैं और बंडल की एनर्जी इतनी होती है एचडी। अब बंडल की एनर्जी एचडी में बंडल होते हैं, उन बंडल को नाम उन्होंने दिया फोटॉन्स। इससे पहले इस टाइप के बंडल की बात हो चुकी थी, क्वांटम नाम दिया है, लेकिन उन्होंने कहा फोटॉन्स कर दिया। और फोटॉन्स किसी सरफेस पे गिरते हैं तो अपनी एनर्जी उसको दे देते हैं, दूसरी बात। और जब एनर्जी उसको दे देते हैं तो जिस मेटल पे गिरते हैं उसके लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस को छोड़ देते हैं, एक के बाद एक हाइपोथेसिस। अब बहुत लोग बहुत गुस्सा आ रहे थे कि ये बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा उतना ज्यादा सेल्फिश भी होना चाहिए। सेल्फिश मतलब होता है अपने को ही अहमियत देने वाला, किसी आदमी को ज्यादा तो समझे नहीं हो। अगर ज्यादा समझेगा तो फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, तो फिर वो एनर्जी में अपनी सोच में एनर्जी में ताकत कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो यही है, ये नहीं कि नहीं सब लोग सही है, सब लोग काबिल है, हम ही बेवकूफ है, ये नहीं, सब बेवकूफ है, हम सिर्फ काबिल। अगर ये टीचर ना सोचे तो खड़ा होकर बोल ही ना पाए। पता चला लड़के उसमें बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं, जेनेटिकली तेज होते हैं, तो फिर वो उनको भी बेवकूफी समझता है टीचर। अरे कुछ नहीं आता बेटा, कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस, अगर नहीं कॉन्फिडेंस होगा तो फिर वो लड़बड़ाएगा, आवाज में सब हेजिटेशन होगा। कॉन्फिडेंस ना होने से वो सबसे अच्छा हमारे मोदी भाईजान का कॉन्फिडेंस देखिए, मतलब बोल देगा तो बिल्कुल हिला ही देगा। उन्होंने जब ईमेल डिस्कवर भी नहीं हुआ था उससे 20 साल पहले किसी को ईमेल कर दिया था। ईमेल मतलब जब ईमेल आया ही नहीं था दुनिया में, साइंटिस्ट ने डिस्कवर ही नहीं किया था, उससे 20 साल पहले उन्होंने गुजरात से दिल्ली को ईमेल भेज दिया था। और भेजा था, कोई बोलेगा प्रूव करेगा नहीं, हमने भेजा बस। और ऐसा जबरदस्त कि बस क्या कहना, कोई भी ला देगा। और सब समझ रहे हैं, जो जानकार हैं, सबको पता है, लेकिन क्या है उसकी अदाओं पे लोग मरते हैं। वो ऐसा जबरदस्त हाथ हिला हिला के बोलता है कि पागल हो जाते हैं, बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, नहीं बस अब कुछ सोच ही कहाँ पा रहे हैं, सबको सिर माइंड चला गया, अब बस वही वो है। क्योंकि इतना अच्छा वक्ता, इतना अच्छा जो है मतलब तेज तलवार और प्रॉपर्टी किसी माइंड, तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। झूठ बोलो, सच बोलो, हमेशा कॉन्फिडेंस हो। कभी भी ये नहीं कि कॉन्फिडेंस का इतना मतलब कोई नहीं माना जाके मानने लगे उसको, कि मानो कैसे नहीं। कॉन्फिडेंस मतलब अपनी बातों में बिल्कुल जान रहे हो, चाहे गलती पढ़ाओ सही पढ़ाओ, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस से क्या होगा, 90% जो लोग होंगे वो आपको सिर्फ, उनको पता ही नहीं सही गलत ना, वो सिर्फ सुनते रहेंगे। और ऐसी पॉपुलेशन ही 90% वाली ज्यादा है जिनको ना ये पता है ईमेल होता क्या है, ना ये पता है कि कैसे किया जाता है, ना ये पता है कि कुछ भी पता ही नहीं है, तो वो कहेंगे हाँ ये कुछ बोल रहा था वो सही बोल रहा था, बस गड़बड़ डालेंगे। तो ये चीज इनके अंदर बहुत है, कॉन्फिडेंट बहुत है। सब उठा के लिखना शुरू किया उन्होंने, और 6 बुक, वो भी छोटी मोटी चीज थोड़ी, 6 बुक लिखे। 6 बुक में नाम कौन कौन से, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, ढेर सारी बुक, हिस्टोरिया, ढेर सारी बुक इन्होंने लिखा। तो बहुत मतलब थोड़ा सा बोल्ड टाइप के आदमी थे। और दुनिया भी देखो, हम लोग का भी नेचर यही है कि हम लोग हमेशा बोल्ड को, जो तेज होगा उसी को अपना नेता या अपना लीडर या अपना साइंटिस्ट अच्छा मानते हैं। अदरवाइज जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो मिक्स बात करेगा सोच समझ के, उसमें आपको लगेगा दम नहीं है, बेकार।
राहुल गांधी जैसे हर तरफ सोचते समझते हैं, इतना धीमे आराम से बोलते हैं कि उनको मजबूत आदमी नहीं, तोड़ फोड़ वाला आदमी नहीं, बेकार तो छवि नहीं बना पाते, जहाँ जाते सब मामला गड़बड़ा जाता। तो अब जैसे इंदिरा गांधी थी, हिला के रख देते और कोई आदमी खड़ा ही नहीं हो पाता, जो कह देते। तो वो चीज होती है कॉन्फिडेंस, और ये सब हेरिडिटी होता है, ये सब आप चाह के नहीं पैदा कर सकते, सोच के नहीं पैदा कर सकते। तो ऐसे ही डार्विन भी थे। हेलो जी बताइए। फ्री वाला नहीं, अभी स्टार्टिंग था, जून से स्टार्ट होगा। तो ये चीज इसमें, अब मार्फोलॉजी पे एक पत्ती, दो पत्ती, तीन पत्ती, चार पत्ती क्लासिफिकेशन किए जाते, इतनी ढेर सारी बुक्स को उन्होंने लिखा। तो इनकी बुक्स के कुछ नाम हम लोग अब लिखने जा रहे हैं। अब जैसे आप गलत पढ़ा दीजिए या आप सही पढ़ा दीजिए, तो आपके अंदर अगर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हुआ तो आपको अंदर से गिल्टी फीलिंग होगी। गिल्टी फीलिंग मतलब गलत आपको लगेगा कि आपने जो है वो कुछ गलत बोल दिया। तो गलत बोल दिया तो भी कोई बात नहीं, गलत बोल दिया ठीक है, ये खूबी होनी चाहिए आगे निकलने। तो इनके साथ ये सारी 6 बुक कबाड़ की तरफ लिख डाली, कोई आज मानते नहीं इसको। मानता क्या, मार्फोलॉजी में लिखी, और आज की डेट में एनाटॉमी, फाइलोजेनेटिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी से 2 चीजें उसके अंदर ऐड हो गई, तो अब इनकी बुक का वेटेज कम हो गया। लेकिन अभी भी थोड़ा वेट है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप प्लांट को लाएंगे, उसको स्टडी करना चाहेंगे, तो उसकी शक्ल ही तो देखेंगे। तो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो आज भी नंबर 1 पे है, लेकिन उसके बाद 2 कैरेक्टर, इंटरनल स्ट्रक्चर और प्लस उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये पौधा के दादा परदादा नगरदादा कौन कौन थे, वो किस ग्रुप के थे, इसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस, या जो आप लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये भी हम लोग बात करें। तो इन्होंने जो है एक बुक लिखी स्पीसीज प्लांटेरम, तो बुक्स ऑफ लीनियर। स्पीसीज प्लांटेरम। अब ये बुक किस पे बेस्ड थी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो इसमें जो है क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, स्पीसीज प्लांट। दूसरा क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। अब ये जो बुक थी ये एनिमल्स के क्लासिफिकेशन थी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो 2 बुक जो मेजर हमारे यहाँ बुक मेंशंस हैं, मेंशन हमारी बुक में है, वो यही दोनों हैं, इन्हीं हम लोग को दोनों को लगभग 5 साल के अंतर पे दोनों लिखी। अब जीवन भर किताब ही लिखना है अगर तो फिर इन लोग के पास काम ही यही था, पढ़ते लिखते रहते थे। किताबें पढ़ते बहुत थे, सब दूसरों की किताबें ये पढ़ते बहुत थे, तो काफी हद तक उस जमाने में जो लिखते थे वो लोग पसंद भी करते थे।
ऐसा तो ये थी प्राइमरी रिलेशन कुछ नहीं है, ऑक्टेरोमिक वैल्यू करती है। दूसरी बात ये है कि केमिस्ट्री के एक सर हैं, वो आप लोगों को जो सर पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ाएंगे वैसे, लेकिन केमिस्ट्री के एक सर आए हैं जो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैरेलल पढ़ाएंगे। पैरेलल मतलब इधर ऑर्गेनिक और उधर उनका जो चल रहा है, ताकि हम चाह रहे हैं जल्दी जल्दी जो है फिजिक्स का भी हम सोच रहे हैं कोई बुला लें, ताकि जल्दी से हम चाहते हैं 1-1.5 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दें। अब कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग घर में जाकर आराम से सो सकते हैं। सोओगे तो बिल्कुल ठीक है। तो कोर्स खत्म हो जाने से क्या है, हमारे ग्रिप में सब्जेक्ट रहेगा, तो हम अच्छे से रिवीजन शुरू करेंगे। एक बार में जैसे आपको 10% समझ में आया, 20% समझ में आया, तो 20 से 40 हो जाएगा, 40 से 60 हो जाएगा, और जब 60 से 90 होगा तभी सिलेक्शन होगा। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन अब स्टेप तो 20 के बाद 90 तो होगा नहीं, 20 के बाद तो 40 ही होगा। तो इसलिए जो है वो सर आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बताएंगे, उसमें आपको करना क्या है, पूरी बुक का कोई भी न्यूमेरिकल आपको छांट के लाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पढ़ाएंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जैसे आज पढ़ाएंगे वो नॉमेनक्लेचर, ठीक, तो उसके बारे में क्वेश्चंस को पुट करके आपको लाना है, और वो बहुत ढंग से बैठ के आराम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे वो दूसरे सर हमारे हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं, तो लेट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो अब उसमें थोड़ा हमें लग रहा है जैसे केमिस्ट्री कमजोर पड़ रही है। अब उस दिन भी देखो 1 घंटा लेट हो, अब फोन कर रहे हैं, लेकिन वही है कि भाई बिजी बहुत ज़्यादा है। टीचर दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बस ये है कि अब आज आप लोग इनसे पढ़ेंगे। आज फिजिक्स वाले भी एक सर और हम बात कर रहे हैं, वो भी 1 हफ्ते बाद। ये सर तो रहेंगे, फिजिक्स की क्लास होगी आज नहीं होगी, आज फिनिश का टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा 2 बजे तक, 1 घंटा है सर, ये टाइमिंग चेंज कर दीजिए। 1 घंटा जो है, 1 घंटा बहुत ज्यादा, 1 घंटा आधा घंटा बढ़ जाएगा। देखो बैठाल के रेतने से तो कोई फायदा है नहीं, समझ में आए उतनी देर पढ़ो जब से कम सही से समझ में आए। अब 4 घंटे के बजाय मान लो 5 घंटा 6 घंटा कर ले, फिर बाद के 2 घंटे है बेकारी, फिर उसमें लेटे लेटे फिर कब छुट्टी होगी, कब होगा, 10 मिनट लगेगा, आधा आपने 10 मिनट, फिर और 10 मिनट पढ़ा दिया, तो अगर 2 लाइन के बाद छुट्टी कर देगा, कह रहे हैं 3 लाइन के बाद छुट्टी करेंगे, ऐसी वैसा कल हो गई हमारी सी। तो लड़के भी तो कहते, अभी ने तो कहा था अभी 2 लाइन के बाद सब 3 लाइन हो गई, हमने सुबह खाना नहीं खाया, ये है, कोई भूखा है, कोई नंगा है, सब कोई कह रहा नहा के नहीं आए, कोई कह रहा मेरी मम्मी वहाँ कहाँ खड़ी है, हजरत चौराहे पे खड़ी, मेरा इंतजार कर रही है, उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था। अरे ऐसे ऐसे बेहतरीन किताबें लिख डालो, ऐसे ऐसे एकदम। कोई कह रहा है शादी उनकी हुई नहीं इसलिए जा रहे हैं शो करने, कोई कह रहा है शादी हो गई, लड़ाई हो गई, तलाक हो गई, नौबत हो जा रही, कोई कह रहा है शादी हो रही है, अब शादी में जाएंगे, जब जाएंगे तभी तो, जब तलाक होगा तो जाएंगे, और मतलब शादी में रिलेशन बना लो, उसके बाद जब छोटा छोटा हुआ होगी तो जाएंगे, पुलिस थाना होगा तो जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर जाएंगे। ये देखिए आपकी शादी हम ही ने तो लगवाई। ये यही सारी कहानी पूरी दुनिया में, घूम फिर के वही अल्फाबेट्स घुमा कर। तो कितने टाइम तक क्लास होगी सर? 8 से 12 जैसे चल रही है वैसे चलेगी। बस जो केमिस्ट्री वाले नए सर हैं वो थोड़ा पैरेलल आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। ऑर्गेनिक अभी टच ही नहीं करी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ टच की, वही थोड़ा शुरू के 2 चैप्टर हमने पढ़ाए थे। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अच्छा खासा मोटा ताज़ा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। फ्राइडे को छुट्टी आती है, फ्राइडे को रेगुलर ये सोच रहे हैं कि हाँ फ्राइडे को जो छुट्टी करते हैं वो बंद कर सकते हैं, लेकिन टाइम बढ़ाने में क्या होगा, पागल हो जाओगे, टाइम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी देखो चेंजेस होते रहते हैं, जैसे बताना वैसे आपसे हो जाएगा। कोई अभी फिलहाल 8 से 12 जैसे क्लास चल रही है वैसे चलेगी, उसमें सिर्फ ऐड एक चीज़ हो रही है कि केमिस्ट्री के सर जो नए आए हैं वो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक एक चीज़ बहुत बेसिक लेवल पे, छोटे लेवल पे, बिल्कुल 0 लेवल पे बताएंगे। आप लोग उनसे बात करिएगा, डिस्कस करिएगा बहुत फ्रेंडली। वो थोड़ा सा गुलाम अली सर जो है वो थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बहुत तेज़ भी है, मतलब तेज़ मतलब ये हल्का रहते हैं कसके, ये सीरियस जल्दी हो जाते हैं, हमसे वो
हाँ तो कोई बात नहीं, उसको सारे टीचर ऐसे होते हैं, कुछ कमी किसी न किसी की तरह रहती है। कमी अच्छाई है तो रहेगी इंसान। हमें क्या करना होता है, उनका जो वो पार्ट है नॉलेज वाला, उसको पकड़ के खींचना होता है। अब वो क्या पहले नहाते हैं कि नहीं नहाते, ये जब गुजरते हैं बगल से तो तेज बदबू आती है, नाक बंद कर लो। हमें नाक का क्या करना है? या इंग्लिश खराब है, इंग्लिश खराब है, चिल्ड्रन को चाइल्ड्रन बोलते हैं जैसे हम। अब चिल्ड्रन, अब इंग्लिश हम पढ़ाने आए हैं तो हमसे बात ही नहीं करनी है, हमें जो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई कमी दिखाओ जो हमारा टॉपिक। बात समझो, ये एक एग्जाम्पल है। वैसे अब जैसे कुछ लोग हैं क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं कहते, मैकेनिज्म। अब हंस रहे हैं, मैकेनिज्म आ गया, मैकेनिज्म यही करते हैं। मैकेनिज्म आए कि नहीं आए? तो मैकेनिज्म नहीं आए। तो एक होती शॉर्ट एंड गोमान, तो कहते हैं शट एंड गोमान, तो कहने देखो शट एंड आ गया। तो ये जो खका खका वाले होते हैं, ये सारी जिंदगी यहाँ तो दूसरों पे हंसते हैं, फिर दुनिया उनके ऊपर हंसती है। आप उनको रियल बताएं, कुछ नहीं कर पाते। या तो फिर हंसो, लेकिन जो पकड़ा रहे हैं वो छोड़ो इनको ना, हंसो खेलो खूब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हंसो खेलने में कोई नुकसान नहीं होता, अच्छा ही चीज है। लेकिन उसमें इतनी तफरीह नहीं करो कि क्लास ही ना करो, या फिर उनके अंदर इतनी कमी ढूंढ डालो कि नहीं तो वो ठीक है। तो आप लोगों की क्लास 10 बजे से स्टार्ट होगी और बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे कार्बन है, अब कार्बन को क्या कहते हैं? कैटरीना। कार्बन को कैटरीना कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? डकैत। ऐसे पढ़ा क्या तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट कर लिया। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी करीना कैसे? तो इस तरीके से आपको चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल सिस्टम एंड नेचुरल। 5 साल का डिफरेंस था, ये पॉइंट उठा उठा के समझने दिखा। अब क्या करना है हमको, इसके बाद का पॉइंट है कोर्स बहुत जल्दी खत्म करके। कोर्स में ये नहीं कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो, ये कर लेना, ये ऐसे कर लेना, वो हेडिंग उतार लेना, ये ऐसे कोर्स नहीं होता। मतलब पढ़ा के ढंग से खत्म करने के बाद जल्दी खत्म हो जाएगा ना, फिर रिवीजन कराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे अभी लग ही नहीं रहा होगा कुछ याद है कि नहीं। तो ये वाले सर 10 बजे आ जाएंगे मुझे? हाँ, ये 10 बजे तक आ जाएगा। सर 10 मिनट पहले थोड़ा, हाँ 10 मिनट 10 मिनट पहले हम छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। चाय नाश्ता खूब करती हूँ, हमको आज तक निकला है। चलिए, अब हमें क्या करना है, ये जो साइंटिस्ट थे इनके बारे में कहा गया कि लीनियस की, अगर इन्होंने बुक लिख डाली, सब बता डाला, तो इनकी कमियां निकालने लोगों ने शुरू किया कि इनके अंदर तो सबसे बड़ी कमी है कि जो दिखता है उसी हिसाब से किए कैरेक्टर। अब कोई एडवर्स कंडीशन आ जाए, मान लीजिए जैसे एनवायरनमेंट बदल जाए सबको, तो एंथर मॉडिफाई हो जाए, मान लो लीफ मॉडिफाई होकर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो इनका क्लासिफिकेशन है 10 लीफ का, उसमें 10 कांटे हैं, तो कहाँ है क्लासिफिकेशन? तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। इसलिए जो मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा सजेस्टिव क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आते। जो मेन पॉइंट है किसका, ड्रॉबैक्स ऑफ द लीनियस क्लासिफिकेशन, तो इनके क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहली लाइन लिखिए, artificial type of classification given by artificial type of classification given by Carolus Linnaeus, Carolus Linnaeus, in which phenotypic characters will be considered
phenotypic characters will be considered, will be considered, will be considered। फिर फुल स्टॉप करके नीचे लिखिए, phenotypic characters are less valuable, are less valuable because phenotypic character changes into different environmental condition, changes into different environmental condition। यानी ये बदल जाते हैं एनवायरनमेंट की वजह से। तो सिर्फ लिखिए, सो लीनियस क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी suggestive type of classification, is not very suggestive type of classification। suggestive type of classification, बहुत suggestive type of classification नहीं। तो अब इसको रिप्लेस करना पड़ा। अब इसको रिप्लेस कर रहा है किसने? नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब एक साइंटिस्ट और है, उनका नाम था बेंथम एंड हुकर। उन्होंने कहा कि मार्फोलॉजी तो चलो ठीक है, कोई प्लांट लेंगे तो सबसे पहले उसकी शक्ल ही देखेंगे, उसके बाद उसके एंथर का ट्रांसफर सेक्शन, उसके स्टिग्मा का ट्रांसफर सेक्शन, उसके प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आल्सो और फाइटोकेमिस्ट्री को कंसीडर करके अगर कोई क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो उसको कहेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल हो चुका हमारा, लीनियस के बारे में जो कुछ लिखा सब आर्टिफिशियल। अब हमारा जो है जो दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है, दैट इज द नेचुरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। natural type of classification। natural type of classification, इसमें लिखिए साइंटिस्ट का नाम अभी लिखिए, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए when classification is based on, when classification is based on internal structure, internal structure comma phytochemistry comma biochemistry etc. called as natural classification, called as natural classification। इसको कहेंगे हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। ठीक, फिर लिखिए, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोर सजेस्टिव
more suggestive than Linnaeus artificial type of classification. Then Linnaeus artificial type of classification. More suggestive than Linnaeus artificial type of classification. ठीक, इतनी बात हो गई। तो दो क्लासिफिकेशन पढ़े, एक आर्टिफिशियल जो खाली दो चार सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइपिक कैरेक्टर पर बेस्ड हो, वो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं, बदल जाएगा एनवायरनमेंट के हिसाब से तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये एनाटॉमी बदलना ये बहुत दूर की बात है, बहुत जल्दी एनाटॉमी नहीं बदलती, इसलिए ये ज्यादा सजेस्टिव है। अब एक इंग्लैंड में बॉटनिकल गार्डन है, इसको कहते हैं क्यू बॉटनिकल गार्डन, उसे लोग कहते हैं लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन। वो बॉटनिकल गार्डन नेचुरल क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। तो लिखिए क्यू, क्यू बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंग्लैंड गार्डन ऑफ इंग्लैंड is based on natural type of classification, based on natural type of classification। वो आज भी है और लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, लेकिन बेस किस पे है? नेचुरल पे। तो आपसे पूछेगा क्यों बॉटनिकल गार्डन किस पे बेस्ड है, तो आप कहेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। ठीक, तो और आपसे पूछेगा किस साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन या नेचुरल जो क्यों बॉटनिकल गार्डन है ये किस साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन पे चलता है, तो नेम इज बेंथम एंड हुकर। इन्हीं ने क्लासिफिकेशन बनाया था उस टाइम, उसी पे वो पूरा बॉटनिकल गार्डन बनाया। ठीक, तो ये हमारी बात यहाँ तक पूरी हो गई। अब जो तीसरा है वो है फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वो हम लोग अब नेक्स्ट